तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से माजिस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपन ने 3 चैप्टर यानी कि 3 लेक्चर पूरे हो गए। टोटली तो 4 हो गए, ठीक है। ये 5वां है। आपको ये सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पे कहाँ पे देखने को मिलेंगे? प्ले लिस्ट पे। मेरे चैनल के होम पेज पे जाओगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट पे टिक करोगे तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट फिजिक्स करके एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप एक करके देख सकते हो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो, क्योंकि डायरेक्टली आप देखोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं दृढ़ पिंड गतिकी। तो पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने फिनिश कर दिए थे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से कुछ कॉन्सेप्ट थे वो भी अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। तो देखो, दृढ़ यानी कि मजबूत, दृढ़ यानी कैसे होता है ना, मजबूत। पिंड यानी कि कण, निकाय, बॉडी। गतिकी यानी कि डायनेमिक्स। दृढ़ पिंड गति यानी कि रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स, यानी कि दृढ़ पिंड की गति। जो दृढ़ पिंड होता है उसकी गति का अध्ययन करेंगे इसमें। इस चैप्टर में अपन दृढ़ पिंड की गति का अध्ययन करेंगे। दृढ़ पिंड यानी कि मजबूत पिंड। अब मजबूत पिंड तो अपने आप में एक नॉर्मल भाषा में बोलने हो गया। अब आप फिजिक्स की डेफिनेशन में बोलोगे कि दृढ़ पिंड क्या होता है, तो देखिए, यदि किसी वस्तु या निकाय के किन्हीं भी 2 कणों के मध्य दूरी समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो उस वस्तु या निकाय को दृढ़ पिंड कहा जाता है। यदि किसी वस्तु या निकाय के किसी वस्तु या निकाय के किन्हीं भी दो कणों के मध्य दूरी समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो उस निकाय या वस्तु को दृढ़ पिंड कहा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज तो समझ में आ रही है। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन देख लो, ठीक है, ऐसी ही है। अब क्या करें? यदि किसी वस्तु या निकाय के किन्हीं भी 2 कणों के मध्य दूरी समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो उस निकाय या वस्तु को दृढ़ पिंड कहा जाता है। यदि किसी वस्तु या निकाय के किन्हीं भी 2 कणों, कौन से भी 2 कण ले लो, ऐसा नहीं कि कोई निकाय है उसके 2 कणों के मध्य तो दूरी परिवर्तित, लेकिन फिर और कोई 2 कण लोगे तो उनके मध्य चेंज हो रही है, वो नहीं। सभी कण, उसमें सभी कण शामिल हो जाएंगे, सभी में से कोई भी 2 उठा के ले लो और उनके बीच की दूरी समय के साथ अपरिवर्तित रहनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड। दैट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उनके मध्य की डिस्टेंस चेंज ना हो, उसको बोलेंगे दृढ़ पिंड, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दूं कि एक निकाय है, फॉर एग्जाम्पल एक निकाय है, एक कोई द्रव्यमान है A, एक कोई द्रव्यमान है B, ठीक है। ये किस वेग से जा रहा है? V1। ये किस वेग से जा रहा है? V2 से, ठीक है। यदि मैं इसको क्या मान सकता, पूरा निकाय मान लिया इसको, ठीक है। ये एक निकाय है। निकाय मतलब तो जानते हो ना कि मतलब कुछ भी 3-4 द्रव्यमान मिला के निकाय बन सकता है। भले एक सतह है उसको भी आप निकाय मान सकते हो। ये पृथ्वी, ये भी अपने आप में एक निकाय है, ठीक है ना। तो यदि V1 इज इक्वल टू V2, V1 और V2 बराबर रहे, यानी कि इसका वेग और इसका वेग बराबर रहे, A और B का वेग V1 और V2, यदि V1 इज इक्वल टू V2 तो ये दृढ़ पिंड होगा, यानी कि दृढ़ निकाय होगा। क्या होगा? दृढ़ निकाय। दृढ़ निकाय, दृढ़ पिंड एक ही बात है। यदि यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि दोनों सेम वेग से जा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही कि भाई जितना आगे ये बढ़ रहा है उतने आगे ये भी बढ़ रहा है। लेकिन यदि V1 नॉट इज इक्वल टू V2 तो यह दृढ़ पिंड नहीं होगा या फिर दृढ़ निकाय
नहीं होगा। ठीक है, यदि v1 इक्वल टू v2 तो ये दृढ़ पिंड नहीं होगा। दृढ़ पिंड मतलब समय के साथ ए और बी दोनों के मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो इसको भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ेगा, तो दूरी सेम रहेगी, इनके बीच का गैप सेम रहेगा। लेकिन अगर इसकी वेग ज़्यादा हो गया तो दूरी समय के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दृढ़ पिंड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा सा डस्टर लाने की ज़रूरत है, बोर्ड भी बड़ा वाला चाहिए। ठीक है, देखते हैं, जब तक है तब तक तो इनसे पढ़ो। बाकी अब देखिए आगे, जैसे कि एक सर्किल है, वर्त है। ठीक है, इस वर्त पे एक कण ए है, एक कोई द्रव्यमान ए है, द्रव्यमान बी है। ठीक है, इसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा 1। इसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा 2। तो अब देखो, मैंने कंडीशन क्या बोली है कि अगर यदि ये निकाय किसका, ए एंड बी वाला दृढ़ पिंड है तो क्या होना चाहिए? v1 इज इक्वल टू v2। भाई v का वेग, अपन रेखीय वेग की फॉर्म में बात करें, लेकिन दिया हुआ क्या है? कोणीय वेग दिया हुआ है, लेकिन उसको भी मैं बता रहा हूँ v1 इज इक्वल टू v2 होना चाहिए। लेकिन अपने को पता है v1 क्या होगा, अगर ये r है ऑब्वियसली ये भी r ही होगा, दोनों वर्त के किनारे पे ये दूरी r है तो ये भी r ही होगी। तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा, यानी कि r ओमेगा 1 और r ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, यानी कि ये दोनों वर्त के चारों ओर यदि गति कर रहे हैं तो इसका कोणीय वेग और इसका कोणीय वेग यदि समान है तो ये क्या है? दृढ़ पिंड हो जाएगा। यदि ओमेगा 1 नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2 तो दृढ़ पिंड नहीं होगा। दृढ़ पिंड क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब इनके बीच की दूरी कितनी है? जैसे कि मैंने मान लिया कि फिक्स ये अपोजिट है, एक दूसरे के फिक्स अपोजिट है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2r है। कितनी है? 2r। दोनों सेम, जैसे कि ये कितना बड़ा, इसकी चाल कितनी होगी? 90 रेडियंस, यानी ये मान लो 90 डिग्री पर सेकंड। वैसे फॉर्मूला रेडियन पर सेकंड में होता है जिसका मात्रक। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मान लो कि भाई π/2 का मतलब 1 सेकंड पर π/2 बढ़ रहा है, तो ये भी सेम होगा, तो ये π/2 से यहाँ जाएगा, ये पी/2 से यहाँ जाएगा, तो दोनों के बीच दूरी कितनी रहेगी? 2r, सेम की सेम। लेकिन यदि ये ज़्यादा है, इसका कोणीय वेग ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एंगल करेगा कवर, मतलब ये 90 से ज़्यादा कर लिया, मतलब यहाँ तक आ गया। माना इसका 90 तक ही है, तो अब ये दूरी 2r नहीं रखे, 2r से क्या हो जाएगा? थोड़ी कम हो जाएगी। तो दूरी इन दोनों के बीच की क्या होगी? समय के साथ परिवर्तित होगी ना, तो ये क्या होगा? दृढ़ पिंड नहीं होगा। बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया? अपन क्या लिख सकते हैं कि दृढ़ पिंड गति में वर्त के चारों ओर यदि दो बिंदु या दो द्रव्यमान गति कर रहे हैं तो उनकी कोणीय चाल भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? दृढ़ पिंड होगा। ठीक है, यदि रेखीय चाल समान है तो कोणीय चाल भी समान होनी चाहिए उन दो बिंदुओं की। कुल मिला के सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दृढ़ पिंड गति में दो वस्तु या फिर दो जो भी है बिंदुओं या फिर जो कण है उनके बीच की दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। बस समय के साथ परिवर्तित
नहीं होनी चाहिए, साफ नहीं हो रहा भाई जैसे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो बाकी कुछ इतना समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि दृढ़ पिंड मतलब मजबूत वाला पिंड, जिसमें जैसे कि ये है, इसके यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, अगर मैं कैसे भी फेंकूँ, किधर भी फेंक लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होगी समय के साथ। शर्त ये कि टूटे ना, अगर टूट गया तो बात और है, ठीक है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ दृढ़ मजबूत, फेंकने पे भी नहीं टूटा, समय के साथ दूरी परिवर्तित रही, भले ये कहीं भी घूम के आ जाए, ठीक है, भले मैं इसको राजस्थान लेके आ जाऊँ, फिर से चेन्नई लेके आ जाऊँ, लेकिन इनके बीच की ये दूरी जो पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी वो तो सेम ही रहेगी। तो यानी कि ये दृढ़ पिंड है। शर्त ये कि कोई तोड़ ना दे इसको, तोड़ा तो फिर ये भी दृढ़ पिंड नहीं रह जाएगा, फिर अपने आप में अलग अलग टुकड़ा दृढ़ पिंड होगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया दृढ़ पिंड का कॉन्सेप्ट, यानी कि दो किसी भी निकाय या वस्तु के दो जो कण हैं उनके मध्य दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा बात यह है कि दृढ़ पिंड में जो मतलब कोई वस्तु है उसमें अगर जैसे कि 3 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 वगैरह, तो उन सभी की कोणीय चाल, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब मेन अपन इंपॉर्टेंट बात पे बढ़ते हैं। ये तो हो गया दृढ़ पिंड गति, दृढ़ पिंड को समझा। अब अपन बात करेंगे दृढ़ पिंड की गति, कि दृढ़ पिंड गति कैसे करता है। क्या पढ़ेंगे, दृढ़ पिंड गति, दृढ़ पिंड की गति, दृढ़ पिंड की गति। तो देखो दृढ़ पिंड दो तरीके से गति कर सकता है। एक तो होता है शुद्ध स्थानांतरण गति। क्या होता है, शुद्ध स्थानांतरण गति, ठीक है। जबकि एक होता है शुद्ध घूर्णन गति। एक क्या हो गया, शुद्ध घूर्णन गति। अब देखो शुद्ध स्थानांतरण गति, यदि वस्तु इस प्रकार गति करेगी, वस्तु के प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग तथा विस्थापन समान प्राप्त हो, तो उसे शुद्ध स्थानांतरण गति कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वस्तु है, 1 2 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब वैसे के वैसे अपन घूर्णन गति में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यदि इसकी अब ये कोई भी यानी कि दृढ़ पिंड है अपने आप में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। जिस वेग से ये आगे बढ़ रहा है, तो ये बिंदु जिस वेग से आगे बढ़ेगा उसी वेग से ये भी बिंदु बढ़ेगा आगे, ठीक है। जैसे कि ये v2 मान लो, इसको, इसका वेग v3 मान लो। इसने दूरी कितनी तय की, x1 तय किया, इसने दूरी x2 तय की, इसने दूरी x3 तय की, ठीक है। तो शुद्ध स्थानांतरण गति में क्या होगा, तीनों का जैसे कि जितनी दूरी ये तय करेगा उतने का इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि x1 = x2 = x3, v1 = v2 = v3, ठीक है। ये होता है शुद्ध स्थानांतरण गति, ठीक है। पहले इसको गुणन गति को थोड़ा बाद में लेते हैं अपन, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये तो क्या बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं मेरे पास। अब देखिए समझाने के लिए मैं ये ले लूँ, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट ले लिए अपन ने। एक चलिए कैसे लेते हैं, एक यहाँ वाला, बीच वाला, ये वाला। अब ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये पूरा जितना आगे बढ़ा, ये कण जितना आगे जाएगा उतना उतना ये कण भी जाएगा आगे, उतना उतना ये कण भी जाएगा आगे। और जिस वेग से बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं इसका वेग 10 है, इसका वेग 20 है। अगर घूम रहा होता है, इसके घूर्णन गति कर रहा होता तो बात और होती, तो वो रेखीय वेग अलग अलग होता और कोणीय वेग सेम होता। लेकिन यहाँ पर तो एक ही वेग है, शुद्ध स्थानांतरण गति है, घूर्णन गति नहीं है। तो घूर्णन गति नहीं है तो मतलब ओमेगा तो आएगा ही नहीं।
सिर्फ बात किसकी होगी, रेखीय वेग की, रेखीय स्थानांतरण की और रेखीय त्वरण की। तो क्या होगा, इस वस्तु के सभी कणों का रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन और रेखीय त्वरण क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। वही होगा जो इसका भी सेंटर ऑफ मास देखे ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास का त्वरण, विस्थापन और वेग वही होगा जो इसके प्रत्येक बिंदु का होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शुद्ध स्थानांतरण गति कर रहा है, कुछ भी घूर्णन नहीं है। जहाँ पे घूर्णन शामिल हो जाता है वहाँ फिर पॉइंट टू पॉइंट घूर्णन में क्या होता है कि उनका कोणीय वेग तो समान रहता है सभी बिंदु का, लेकिन रेखीय वेग बदल जाता है। जबकि शुद्ध स्थानांतरण गति में घूर्णन वेग तो 0 होता है, जबकि रेखीय वेग प्रत्येक बिंदु का सेम होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि वस्तु इस प्रकार गति करेगी, वस्तु के प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग तथा विस्थापन समान प्राप्त हो, तो उसे शुद्ध स्थानांतरण गति कहते हैं। यदि वस्तु इस प्रकार गति करे, कि यदि वस्तु इस प्रकार गति करे कि वस्तु के प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग, विस्थापन, रेखीय वेग तथा विस्थापन समान प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शुद्ध स्थानांतरण गति कहते हैं। शुद्ध स्थानांतरण गति कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु को, उस गति को क्या कहते हैं, शुद्ध स्थानांतरण गति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। शुद्ध स्थानांतरण मतलब समझ गए, उसमें घूर्णन 0 होगा, घूर्णन कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूव कर रहा आगे। तो जो प्रत्येक कण का प्रत्येक कण का वेग वो सेम ही रहेगा। ठीक है, त्वरण सेम ही रहेगा और जो विस्थापन है वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो होगा क्या, इस प्रकार की गति में, तो अब देखो जब ये गति करेगा तो गति कब करेगा, जबकि बाहरी बल लगेगा। तो F एक्सटर्नल बोल सकते हो या F नेट बोल सकते हो, F टोटल बोल सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, M1 A1 M2 A2 M3 A3। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर इस शुद्ध स्थानांतरण गति में A1 = A2 = A3 सभी सेम होगा, किसके, A के त्वरण। सेंटर ऑफ मास का भी, A सेंटर ऑफ मास भी वही होगा। शुद्ध स्थानांतरण गति में एक कण का त्वरण यदि A है तो सारे कणों का त्वरण, उसमें सेंटर ऑफ मास भी शामिल है, वो वाला पॉइंट, सभी का त्वरण क्या होगा, A ही होगा। यदि वेग V है तो वो भी सेम होगा, विस्थापन भी सभी का सेम ही होगा। ठीक है, तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल = अब ये इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, A1 A2 A3 की जगह मैं A लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर A सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि सेंटर ऑफ मास का भी वही चीज़, सेंटर ऑफ मास का भी त्वरण वही है, इसका भी त्वरण वही है, इसका भी त्वरण वही है, सभी का सेम ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, M1 M2 और M3 क्या हो जाएगा, M टोटल हो जाएगा, A बार आ जाएगा, M टोटल इंटू A, ये हो जाएगा F एक्सटर्नल। ठीक है, वैसे के वजह संवेग क्या होगा, संवेग की बात करें तो, अब किसकी बात करते हैं, संवेग की, P नेट ये यहाँ पे ये लिख दो, A1 A2 A3 किसके लिए है, शुद्ध स्थानांतरण गति के लिए। शुद्ध स्थानांतरण गति में क्या होगा, विस्थापन भी समान होगा प्रत्येक बिंदु का, वेग भी समान होगा और त्वरण भी समान होगा। P क्या होगा, P नेट M1 V1 M2 V2
m3 v3। अब यहाँ पे वही सेम बात, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 बराबर v के, यानी कि v सेंटर ऑफ मास। तो सिर्फ आप v लिख सकते हो इसको, और v और ये v बाहर आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 m टोटल। तो p नेट इज इक्वल टू m टोटल इंटू v, m टोटल इंटू क्या जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे, गतिज ऊर्जा क्या लिखोगे आप, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी, के ई क्या हो जाएगा, आप m1 v1 स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आप mv स्क्वायर, आप mv स्क्वायर। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/2 m3 v3 स्क्वायर, यानी कि तीनों जो कण है, तीनों कणों की गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल के ही टोटल, जबकि ये क्या अलग अलग, m1 की गतिज ऊर्जा, m2 की गतिज ऊर्जा और m3 की। अब यहाँ देखो 1/2, यहाँ पर भी सेम वही, क्योंकि v1 v2 v3 इज इक्वल टू किसके, v के। भाई v1 v2 v3 इज इक्वल टू v, वेग समान है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 m1 m2 m3, और सभी किसी के v लिखोगे तो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/2 m टोटल v स्क्वायर। तो हाफ m v स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध स्थानांतरण गति। अब बात करते हैं घूर्णन गति। अब किसकी बात करते हैं, घूर्णन गति की। घूर्णन में कौन सी, शुद्ध घूर्णन गति। घूर्णन में पढ़ेंगे अपन शुद्ध घूर्णन गति। पहले क्या पढ़ा था, शुद्ध स्थानांतरण गति। अब पढ़ेंगे अपन शुद्ध घूर्णन गति। यदि निकाय का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे, समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे, तो इसे शुद्ध घूर्णन गति कहा जाता है। यदि निकाय का प्रत्येक कण यदि निकाय का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष देख लो, स्थिर अक्ष क्या है, स्थिर है, इस पॉइंट पे जोर देना, किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष यदि निकाय का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे, घूर्णन गति करे, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। करे तो इसे शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये है, अब ये मेरी अंगुली पे ये चारों ओर घूम रहा है, मेरी अंगुली के अक्ष है। ठीक है, अक्ष के चारों ओर ये क्या है, घूम रहा है। तो ये तो हो गया शुद्ध घूर्णन गति। लेकिन अब ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे देख लो, और इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये हो गया शुद्ध स्थानांतरण गति। लेकिन यदि ये घूम भी रहा है और मूव भी हो रहा है, यानी कि अक्ष भी साथ साथ गति कर रही है, अक्ष भी क्या कर रही है, साथ साथ गति कर रही है, तो बोलेंगे मिश्रित गति। तो क्या बोलेंगे, मिश्रित गति मतलब जिसमें देखो, शुद्ध स्थानांतरण गति मतलब जिसमें कोई घूर्णन नहीं, कोई अक्ष नहीं, सिर्फ मूव कर रहा है आगे। घूर्णन मतलब किसी अक्ष के चारों ओर, स्थिर अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन एक होती है मिश्रित गति। मिश्रित में मतलब शुद्ध घूर्णन गति प्लस शुद्ध स्थानांतरण गति, यानी कि यदि अक्ष समय के साथ स्थिर नहीं है, आगे बढ़ रही है और ये घूम भी रहा है,
तो ये हो जाएगी मिश्रित गति। ठीक है, मिश्रित गति मतलब क्या हो जाएगा? मिश्रित गति मतलब शुद्ध स्थानांतरण प्लस शुद्ध घूर्णन। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु घूर्णन भी करे तथा अक्ष स्थिर नहीं रहे, यानी कि किसी वस्तु का अस्थिर या फिर अस्थिर से बढ़िया है गतिशील लिख सकते हो। किसी वस्तु का गतिशील अक्ष के सापेक्ष घूर्णन, अक्ष के सापेक्ष घूर्णन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रित। शुद्ध घूर्णन मतलब अक्ष स्थिर है, सिर्फ उसकी चारों वस्तु घूम रही है, जबकि मिश्रित गति मतलब अक्ष भी बढ़ रही है आगे और वस्तु भी घूम रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगी मिश्रित गति, यानी कि किसी वस्तु का गतिशील अक्ष के सापेक्ष घूर्णन, और यदि उस वस्तु का स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन हो, क्या बोले, घूर्णन हो, तो वो होता है शुद्ध घूर्णन गति। ठीक है, अब आपके फॉर्मूला आने वाला है किसका? किसका फॉर्मूला आएगा? जिसको आपको बहुत टाइम से इंतजार था, जड़त्व आघूर्ण का। ठीक है, तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले को, जड़त्व आघूर्ण, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखना, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला मैं बता देता तो शायद बात नहीं बनती फिर। ठीक है, अब देखो, ये कोई अक्ष है, ए से लगाकर बी तक कोई अक्ष है। ठीक है, उस अक्ष में, उस अक्ष के r1 दूरी पर कोई द्रव्यमान m1 है, r2 पे m2 ले लो, r2 पे m2 ले लो, फिर r3 पे m3 ले लो। ये क्या अक्ष से इनकी लंबवत दूरी है। ठीक है, ये दूरी लंबवत है, ध्यान रखना, ये दूरी इनकी अक्ष से कौन सी दूरी है? लंबवत दूरी। r4 क्या है? r4 दूरी पे m4 है। ठीक है, अब अपने को दे दिया कि ये पूरा एक निकाय है। ये निकाय क्या कर रहा है? ए बी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। ए बी ये क्या अक्ष है, और ये m1 m2 m3 ये उस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब उस निकाय के बारे में अपने को पढ़ना है, इस निकाय की गति के बारे में अपने को पढ़ना है। तो अब देखो, इस निकाय के बारे में आप पढ़ोगे तो F, पहले तो क्या बात करेंगे? F टोटल। तो M टोटल तो आपको पता है क्या हो जाएगा? m1 m2 m3 इंटू क्या हो जाएगा? A सेंटर ऑफ मास। क्या हो जाएगा? A सेंटर ऑफ मास, यानी कि m1 m2 m3 और m4 का जो द्रव्यमान केंद्र होगा कहीं पे आएगा, कहीं पे, जैसे कि ये m3 इस साइड है, अधिकतर द्रव्यमान इस साइड है, तो कहीं यहाँ आएगा आसपास, तो उसका सेंटर ऑफ मास, जो उस बिंदु का क्या है त्वरण कितना होगा, उसको यदि टोटल द्रव्यमान से गुणा करोगे वो क्या जाएगा? F टोटल। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है m1, बात वही है, m1 a1 m2 a2 m3 a3, ठीक है, m4 a4, वही बात है। अब बात करते हैं P की, संवेग। संवेग भी क्या हो जाएगा? m1 v1 m2 v2 m3 v3, ठीक है। तो मैंने बताया, अब इसको टोटल लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एम वी सेंटर ऑफ मास, एम वी सेंटर ऑफ मास, बात समझ। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 वी सेंटर ऑफ मास के बराबर नहीं है, ये स्थानांतरण गति नहीं है, ये शुद्ध घूर्णन करती है। ये तीनों का सेंटर ऑफ मास का वेग है, ना कि जो मैंने स्थानांतरण गति में बताया कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू v इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास। बात समझ रहे हो ना दोनों चीज़ों में? ठीक है, ये अपने को निकालना पड़ेगा वी सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। ऐसे कैसे के टोटल क्या होगा? अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला आने वाला है के यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2 स्क्वायर 1/2 m3v3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कैसे 4 के लिए भी लिख सकते हो, अगर 5 है तो 5 तक, ठीक है। चलो मैं 4 के लिए लिख दूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, m4v4 का स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखोगे, टोटल, तो देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे 1/2, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने f और v के बारे में तो क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास वाला जो फॉर्मूला था, द्रव्यमान केंद्र वाला चैप्टर पढ़ा, पिछले लेक्चर मैंने बताया था कैसे ये अपने पास आया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2, अब देखो m1, लेकिन अपने को पता है v1 तो निकाल सकते हैं ना भाई, अगर ये सारे क्या कर रहे हैं, ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रहे हैं, किसी अक्ष के सापेक्ष सारों का क्या है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं। यानी कि मैंने कंडीशन क्या बताई कि यदि निकाय का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग, तो यानी कि समान कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है। तो मैं v1 को क्या लिख सकता हूँ, v = r ओमेगा, यानी कि r1 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 1/2 m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर, 1/2 m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर, 1/2 m4 r4 ओमेगा का स्क्वायर। बात समझ गए यहाँ पर? अगर गतिज ऊर्जा लिखेंगे इस पूरे निकाय की तो एक सिंपल फॉर्मूला समझ में आ गया, पहले m1 की गतिज ऊर्जा, m2 की, m3 की, m4, ये हो जाएगा टोटल। लेकिन अपने को पता है v1 रेखीय वेग, यदि ये m1 ओमेगा से घूम रहा है तो रेखीय वेग v क्या होगा, v = r ओमेगा, लेकिन ये r1 दूरी है तो r1 ओमेगा हो जाएगा। ऐसे कैसे r2 ओमेगा, r3 ओमेगा, r4 ओमेगा। अब देखो के ई काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो यहाँ से देखोगे तो आप 1/2 सभी से ओमेगा स्क्वायर बाहर आ रहा है, और पीछे क्या रह रहा है, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर और m4 r4 का स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। अब देखो एक बात बता रहा हूं, के ई टोटल 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अब m1 r1 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, I1, m2 r2 के स्क्वायर को लिखेंगे I2, m3 r3 के स्क्वायर को लिखेंगे I3 और m4 i4 के स्क्वायर को लिखेंगे I4। ये I यहाँ पर क्या है, जड़त्व आघूर्ण भाई साहब, जिसका अपन इंतजार कर रहे थे। ये I यहाँ पर क्या है, जड़त्व आघूर्ण। I निकाय का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। तो अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको लिखवा दूं यहां से, I1 मतलब क्या है, M1 का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व, m1 का मैं अक्ष नहीं लिखूंगा, मैं ए बी अक्ष लिखूंगा, क्योंकि इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा कि मैंने ए बी अक्ष क्यों लिखा। m1 का ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण,
जड़त्व क्या होता है आपको पता है? आपने जड़त्व का नियम भी पढ़ा होगा। मतलब जड़त्व अपने आप में एक द्रव्यमान की माप है, ठीक है। एक क्या है, जड़त्व अपने आप में एक द्रव्यमान की नाप है। वो अपने आप में किसको प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान टाइप को, ठीक है। जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वही चीज़ है। m1 का ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण, ऐसे का ऐसे I2 क्या है? m2 का ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण, ठीक है। और ऐसे का ऐसे I3 क्या है? m3 का ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण। और I4 क्या है? m4 का ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 को क्या लिख सकता हूँ? I लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? I। क्या हो जाएगा? I। तो I एक्चुअली क्या हो गया? संपूर्ण निकाय का जड़त्व आगुण। क्या हो जाएगा? संपूर्ण निकाय का जड़त्व आगुण, ठीक है। जिस प्रकार अपने शुद्ध स्थानांतरण गति में जो काम द्रव्यमान करता है, वैसे के वैसे यहाँ पर कौन करेगा? जड़त्व आगुण करेगा, ठीक है। अब देखिए, तो 1/2 के ही आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? मतलब आई किस रूप में आ रहा है? एम आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब वो द्रव्यमान और द्रव्यमान की अक्ष से लंबवत दूरी, द्रव्यमान इंटू उस द्रव्यमान की अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर, वो क्या होता है? अपना जड़त्व आगुण। यहां से देख लो, m1 आर स्क्वायर, तो यानी कि तो आपको यदि ऐसे बोले कि निकाय का जड़त्व आगुण निकालना है, तो पहले इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, सभी को निकाल के जोड़ दोगे, ठीक है। और जड़त्व आगुण क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। और आई जो मैंने बताया टोटल, वो क्या है? संपूर्ण निकाय का जड़त्व आगुण है। अब देखो, अब देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व आगुण यानी कि क्या होगा? उस वस्तु का द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से लंबवत दूरी, दी गई अक्ष से लंबवत दूरी, दी गई अक्ष से क्या होगी? लंबवत दूरी। तो जड़त्व आगुण क्या हो जाएगा? आई एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको टोटल की फॉर्म में लिखे तो बड़ा वाला एम वगैरह आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे लिखे तो I1 M1 R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है आपका जड़त्व आगुण। ये आपकी जड़त्व आगुण की स्टार्टिंग है, ठीक है। बोल बोल के मेरा गला सूख गया भाई, अरे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उस वस्तु का द्रव्यमान था दी गई इंटू दी गई अक्ष से लंबवत दूरी, क्योंकि देखो इस m1 का जड़त्व आगुण इस अक्ष के सापेक्ष दूसरा हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई अक्ष हो तो उसके सापेक्ष क्या होगा? दूसरा होगा। अक्ष बदलेगी तो उस अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आगुण भी बदलेगा। तो अब देखो, यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली M1, M2, M3, M4, तो ये एक्चुअली में अपने आप में एक बिंदु द्रव्यमान मान के पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? बिंदु द्रव्यमान, यानी कि पॉइंट, कि पूरा M1 यहीं पे है, कहीं फैला हुआ नहीं है। बात समझ रहे हो ना? पूरा M1 इसी पॉइंट पे, पूरा M2 इसी पॉइंट पे, पूरा M4 इसी पॉइंट पे, पूरा M3 इसी पॉइंट पे, पूरा, ठीक है।
तो उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि उस बिंदु का द्रव्यमान यानी कुछ भी वस्तु, मतलब ये मैं यहाँ पे पॉइंट वाले द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो बात करते हैं आगे, इसको और समझते हैं थोड़ा डीप में। अब ये समझ लो कि आगे वाले अपने 2 से 3 चैप्टर तो इसके डेरिवेशन भी है बहुत सारे, इसमें मैं सारे डेरिवेशन आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर लो। तो आगे वाले 3 चैप्टर तो मान ही लो इसी में बीत जाएंगे जड़त्व आगुण में, और सवाल भी मैक्सिमम जड़त्व आगुण से ही आए हैं, ठीक है। जड़त्व आगुण से एक सवाल तो फिक्स है, तो वही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जड़त्व आगुण पढ़ लोगे तो बाकी आगे की चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी। बात करते हैं बिंदु द्रव्यमानों से बने निकाय का जड़त्व आगुण। क्या पढ़ेंगे? बिंदु द्रव्यमानों से बने निकाय का जड़त्व आगुण। बिंदु द्रव्यमानों से बने निकाय का जड़त्व आगुण, ठीक है। अब जैसे कि कोई अक्ष है, वही बात सेम, अक्ष ए अक्ष बी है, यहाँ पे कोई द्रव्यमान r1 दूरी पे m1 है, r2 दूरी पे m2 है। चलो इस बार m4 इस साइड कर लेते हैं, r4 पे m4 है और r3 पे m3 है, ठीक है। अब ये पूरा अपने पास क्या है? निकाय है। क्या है? बिंदु द्रव्यमानों से बने निकाय का जड़त्व आगुण। तो अपने को किसके सापेक्ष निकालना है? IAB यानी कि निकाय का कुल जड़त्व आगुण। निकाय का IAB मतलब क्या है? निकाय का कुल जड़त्व आगुण AB अक्ष के सापेक्ष कुल जड़त्व आगुण। ये सारी चीज़ें लिखना आप बहुत काम किए, ठीक है। निकाय का AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण। तो अब देखो क्या हो जाएगा, IAB बराबर क्या होगा? M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर और M4 R4 का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए। तो जड़त्व आगुण का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया? MR स्क्वायर। क्या हो जाएगा? MR स्क्वायर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप, जो बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। पहला पॉइंट, जड़त्व आगुण एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। अब आपको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, 3-4 पॉइंट दे दिए, बताओ 4 में से कौन सा सही है, या फिर 4 में से कौन सा एक गलत है। तो ऐसे, ठीक है। या फिर 4 दे दिए, फिर ऑप्शन दे दिया A और B सही है, C और D सही है, A, B और C सही है, कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस रहना है। तो ये क्या, एक तो अदिश राशि है, जड़त्व आगुण एक अदिश राशि है। दूसरा, इसका मात्रक क्या इकाई क्या होगा? क्या आ रहा है फॉर्मूला अपने? MR स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। मैंने ये लिखाया था, अगर मैंने सिर्फ लंबवत दूरी लिखा है तो वो उसको चेंज कर देना, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, मैंने मिटा दिया। लंबवत दूरी का स्क्वायर, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने लिखा दिया, तो सॉरी। MR स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर, MR स्क्वायर होता है, ठीक है। गलती से मैंने शायद लंबवत दूरी ही लिखवाया, या फिर आप कंफर्म कर लेना, मुझे श्योर नहीं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? तो MR स्क्वायर मतलब क्या होगा? M मतलब द्रव्यमान यानी केजी में, R यानी दूरी मीटर स्क्वायर, तो केजी
इंटू मीटर स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। क्या हो जाता है इसका मात्रक हो जाता है। तीसरा, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। हाँ, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, बाकी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। शून्य हो सकता है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो पीछे क्या रहा शून्य और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। शून्य कब होगा, यदि ये m1 यहाँ पर हो तो r1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो m इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो इसका मतलब शून्य हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट लाइन और बता रहा हूं, उसके बाद आज के लेक्चर को करते हैं पूरा खत्म करते हैं। एक न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे आज के लेक्चर में, फिर अपन करेंगे कल। ठीक है, कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखना जरूरी है। जड़त्व आगुण वस्तु के घनत्व, आकार एवं आकृति के साथ साथ, जड़त्व आगुण वस्तु के घनत्व, आकार एवं आकृति, जड़त्व आगुण वस्तु के घनत्व, उसका द्रव्यमान का घनत्व कितना है, फोन डिस्चार्ज होने वाला है तो शायद अभी ऑप्शन नहीं है, अभी बैटरी 5% ही रही है। तो चलिए ये पढ़ते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।